पहले की मान्यता ये थी कि वो ब्लड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन थी वो जाती है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप ऐसा कॉन्सेप्ट था कि एक ब्लड रिलेशन यानी कि जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे होंगे उनमें जो करेक्टर्स जा रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो उनके ब्लड के थ्रू जा रही है, ऐसा शुरुआत में माना जाता है। लेकिन बाय द टाइम जब उस चीज को और स्टडी हुई या साइंस का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, साइंस पर लोगों ने ज्यादा काम करना शुरू किया और सेल की खोज हुई, कई सारी चीजें देखने को मिली, तब पता चला कि ऐसा नहीं है, ब्लड से सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, वेलकम टू ऑनलाइन यानी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको जेनेटिक्स। तो क्या होता है जेनेटिक्स, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जेनेटिक्स की स्टडी हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये क्यों आया कि जेनेटिक्स जैसा कॉन्सेप्ट हमें जो स्टडी की है। जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहली बार जब 90s के टाइम में 80s के टाइम में जब उसको रीडिस्कवर हुआ तो उसके बाद जेनेटिक्स को एक नया एज मिला और हम उसको अच्छे से जाने। लेकिन उससे पहले हम क्या मानते थे और जेनेटिक्स क्या था, ठीक है ना, उससे पहले और अभी क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, आनुवंशिकता की जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ये 12th स्टैंडर्ड का आपका टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआती समय में क्या होता था कि जेनेटिक्स के बारे में ऐसा कोई ऐसा जेनेटिक्स वर्ड से नहीं आते, लेकिन जेनेटिक्स के दूसरे तरीके से उसको समझते थे। यानी कि पहले के टाइम में क्या था कि हर कोई ये जानता था कि जो खानदान चलता था या कोई एक स्पीसीज है तो वो उस स्पीसीज के जो बच्चे होते थे वो एक जैसे पैदा हो रहे थे। ठीक है, यानी कि कुत्ते का बच्चा हमेशा कुत्ता ही पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्ली पैदा हो रही है उसको, या आम के पेड़ पर हमेशा आम ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उस पर अंगूर आ रहे हैं। तो हमेशा अंगूर के पेड़ पर अंगूर ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसके पेड़ पर बेर आ रहे हैं। हमेशा एक ही जो प्रोजेनी है वो सेम प्रोड्यूस कर रही है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस तरीके से जा रही है, तो पहले की मान्यता ये थी कि वो ब्लड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन थी वो जाती है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप ऐसा कॉन्सेप्ट था कि एक ब्लड रिलेशन यानी कि जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे होंगे उनमें जो करेक्टर्स जा रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो उनके ब्लड के थ्रू जा रही है, ऐसा शुरुआत में माना जाता था। लेकिन बाय द टाइम जब उस चीज को और स्टडी हुई या साइंस का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, साइंस पर लोगों ने ज्यादा काम करना शुरू किया और सेल की खोज हुई, कई सारी चीजें देखने को मिली, तब पता चला कि ऐसा नहीं है, ब्लड से सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो जो जीन रिलेशन था वो प्लेस ब्लड रिलेशन जो था उसको रिप्लेस किया जीन ने। तो जेनेटिक्स क्या कहता है कि जेनेटिक्स आई एम द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी आनुवंशिकता की जो एक स्टडी है, विद द डीएनए एज अ केमिकल ऑफ inheritance, the chemical of inheritance that transmit the characters from parents to offspring। यानी कि जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी कि माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चों में, यानी उनके ऑफस्प्रिंग, उनके जो बच्चे होते हैं उन तक पहुंचाने का जो काम है या पहुंचने के जो इन्फॉर्मेशन जो पहुंचती है उसकी जो पूरी स्टडी है वो किसके हम अंदर करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। द म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज रिजल्ट डिसीज, जो म्यूटेशन हो जाते हैं या कुछ एबनॉर्मल हो जाती है जेनेटिक लेवल पर, कोई अगर डिसीज वगैरह हो जाती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मल डिसीज वगैरह रहती है उनकी सबकी स्टडी जो है जेनेटिक्स के अंदर की जाती है। और अगर जेनेटिक्स की बात हो रही है और ग्रेगर जॉन मेंडल की बात ना हो, अभी हमारा ये इंट्रोडक्शन था कि पूरा जो है इंट्रोडक्शन वाला ही वीडियो है, इसमें जेनेटिक्स को लेकर इंट्रोडक्शन है। जेनेटिक्स की अगर बात होगी तो उसमें जीन्स की बात होगी, उसमें डीएनए की बात होगी, उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल की बात होगी, उसमें हेरिडिटी की वेरिएशंस की बात होगी और डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी। उसके में जो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो वर्क था उसके ऊपर बात होगी कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे, ट्रेट क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, इन सब पर बात होगी। तो जब भी जेनेटिक्स की बात होती है तो फादर ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, इनकी बात होना आम बात है। तो ये एक पीस्ट थे जो है ऑस्ट्रिया में, मॉन्क टाइप से, जैसे हमारे यहाँ मॉन्क होते हैं वैसे पीस्ट थे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। जो कि इन्होंने एक इनका पेपर पब्लिश हुआ, इन्होंने पाइसम सेटाइवम जो पी होती है, मटर जो होती है, उस पर स्टडी की थी जेनेटिक्स को लेकर, जिनका जो पेपर था वो 1865 में एक बार पब्लिश हुआ पहले, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से पब्लिश हुआ अलग अलग पब्लिकेशंस में 1866 में, यानी कि दो अलग अलग पब्लिकेशंस में इनके पब्लिश हुए। और तब इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि तब इतना उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इनकी जो पब्लिश जो किया इन्होंने, जो पेपर पब्लिश किया, जो अपना रिसर्च पेपर था वो जो पब्लिश किया 1866 और 65 में, तो तब उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इनकी जो पेपर्स था, रिसर्च पेपर, उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल चीज ज्यादा थी। तो इतना ज्यादा फोकस नहीं था कि जेनेटिक एकदम नया सिस्टम था पूरा, के इन्होंने ये बता रहे हैं कि
कोई एक फैक्टर है जो कि ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, लेकिन क्या था उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं, और लोग इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे उनकी चीज। लेकिन बाद में जब और जो वैज्ञानिक आए उन्होंने भी सेम स्टडी करी, तब उनको जब इनके रिसर्च पेपर देखे तो इनके और ज्यादा एडवांस दिखे कि हाँ इन्होंने बहुत बेहतर काम किया था पहले से ही, और उनका काम बहुत पहले का था। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का खिताब भी मिला। लेकिन इनकी रीडिस्कवरी जब हुई 90s के टाइम पर, ठीक है ना, तो इसमें सबसे मेन रोल जो है एरिच का रहता है। तो एरिच वॉन टेस्मार्क का, हुगो डिवरीज का, कार्ल कॉनर्स का, ये 3 मेन वैज्ञानिक इनके नाम रहते हैं, और एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रीडिस्कवरी के पीछे जो हाथ था वो इनका था, और इन्हीं की वजह से इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स मिला। ठीक है, इन्होंने जब ये खुद की जब अपना रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तब इनकी जो स्टडी थी वो काफी ज्यादा सिमिलर फाइंडिंग थी जो कि इनकी बहुत पहले की थी, लेकिन ये अलग अलग जगह से थे। तो बाद में इनको रिकॉग्निशन मिला, जिससे इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बेसिस पर क्या माना जाता था मेंडल के एक्सपेरिमेंट, और उस टाइम पर कि मेंडल्स पुट द थ्योरी द ट्रांसमिशन द फैक्टर, यानी कि जो ट्रांसमिसिबल जो फैक्टर है, वो जो ट्रांसमिशन फैक्टर है, एक फैक्टर है, फैक्टर करके वर्ड उन्होंने यूज किया था कि जेनेटिक इनहेरिटेंस फैक्टर जो है वो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में पहुंचा रहा है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो किसी एक फैक्टर की वजह से जा रही है। उस फैक्टर को काफी लंबे समय तक इस बात पर बिलीव रहा, क्लोजली क्रोमोसोम्स को लेकर रहा कि क्रोमोसोम हो सकता है कि वो मेंडल का जो इनहेरिटेंस फैक्टर था, बाद में सबको ये लगता था कि वो क्रोमोसोम है। लेकिन जब 1920s के टाइम में देखा गया कि जब जीन जो टर्म कॉइन हुआ विलियर्ड जॉनसन के थ्रू, तब पता चला कि नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने का जो सिलसिला है और जो फैक्टर है या जिसको क्रोमोसोम्स माना जा रहा था, वो एक्चुअल में जीन था। जीन एक ऐसा यूनिट है, डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा रहता है, सेगमेंट है, जो कि इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। जेनेटिक्स का समझो नींव है या रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। पूरा जेनेटिक्स जीन पर ही टिका हुआ रहता है, और जीन से ही जो एक इन्फॉर्मेशन दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, वो जीन के कारण, यानी कि जीन ही डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, और 1 जीन 1 प्रोटीन, ये सब सारे कॉन्सेप्ट फिर उसी से रिलेट होते हैं आगे जाकर। कोई भी चीज, यानी कि अगर कोई भी बॉडी में कोई भी, हमारी जैसे आंखें देख रहे हो, हाथ पैर, ये हमारे फेस का जो कलर है या हेयर कलर है, कुछ भी अगर करेक्टर है, वो करेक्टर अगर शो हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो जीन का कारण है। हर एक करेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो जीन इज द रिप्लेस द अर्लियर टर्म्स द इनहेरिटेंस फैक्टर या इनहेरिटेंस यूनिट। जो इनहेरिटेंस फैक्टर था उसको रिप्लेस कर दिया जीन ने बाय द टाइम। देन डीएनए वाज द फाइनली आइडेंटिफाइड एज द जेनेटिक मटेरियल। तो जो डीएनए था वो जीन, डीएनए का ही सेगमेंट होता है, तो अल्टीमेटली जो डीएनए है वो आइडेंटिफाई किया जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म पर डीएनए को रिकॉग्नाइज किया। इट इज द स्ट्रक्चर जो कि इल्यूसिएटेड किया गया, यानी कि उन्होंने जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने डीएनए को लेकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी दिया, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आजकल की जो स्टडी है डीएनए को लेकर या जेनेटिक्स को लेकर, उसमें इनका जो वाटसन और क्रिक थे, इनका जो डिस्कवरी थी, मतलब डिस्कवरी क्या कहेंगे, इन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है ना, डीएनए को लेकर के डीएनए इस तरीके से होता है। लेकिन एक्चुअल में डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर है, उस केमिकल स्ट्रक्चर को एक मॉडल दिया, एक रूप दिया। तो उसी इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर इलेस्ट्रेटेड, ठीक है ना, इलेस्ट्रेट किया उन्होंने, एक मॉडल दिया, जिससे आसान हो गया डीएनए की स्टडी को करना, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। आगे इनके बारे में जानेंगे। जब बात हो रही है जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स के फादर तो ग्रेगर जॉन मेंडल है ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के अगर देखा जाए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के वो हैं थॉमस हंट मॉर्गन। ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के हैं। और जो जेनेटिक्स वर्ड है वो कॉइन किया है 1906 में इंग्लिश, यानी कि अमेरिकन इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे विलियम बेटसन ने, उन्होंने जेनेटिक्स वर्ड जो है कॉइन किया। ये दो जो साइंटिस्ट हैं, इनको आप पहचानना है, ये है वाटसन और क्रिक, जो दो वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया। ये वाटसन और क्रिक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें जानना जरूरी है कि किसके बारे में क्या है, कौन जेनेटिक्स को लेकर आया, किसने ज्यादा उसमें योगदान दिया शुरुआती समय में। अब तो बहुत सारे लोग स्टडीज होती हैं, तो जेनेटिक्स को बेसिक है ना, क्या है बेस, कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में इन्होंने मॉडल दिया, जिसकी वजह से इनको 1962 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला इसको लेकर। दोनों ही एक इंग्लिश, मतलब अमेरिका से थे और एक इंग्लैंड से थे। दोनों जो हैं, वर्किंग जो प्लेस था इनका अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, ये जो कैम्ब्रिज में एक साथ काम करते थे, और तब जाकर इन्होंने 1953 में इनको जो मॉडल जो दिया इन्होंने साथ में मिलकर, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। और इसमें नोबेल प्राइज में जो
साथ में एक और वैज्ञानिक थे, तीसरे वैज्ञानिक यानी कि म्यूरिस विल्किंस, इसको भी इन्हीं के साथ जो है नोबेल प्राइज मिला, यानी कि 3 वैज्ञानिकों को एक साथ जो है नोबेल प्राइज मिला। द जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो या ह्यूमन हो, सब में जेनेटिक्स काम करता है। और जेनेटिक्स का जो वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करना है, ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में सेम वर्क करता है, लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम करता है। लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस फर्क ये आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो प्रोजेनी होती है वो आइडेंटिकली होती है, यानी कि पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग सेम रहेंगे, यानी कि उनके होने वाली जो नेक्स्ट सेल है वो एकदम डिट्टो मिलेगी, यानी कि सेम मिलेगी। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उनमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। तो ओवरऑल जीन्स की स्टडी और उनमें जेनेटिक वेरिएशन और उनमें हेरिडिटी, यानी कि उनकी जो इंफॉर्मेशन आगे जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उन सबकी को ओवरऑल जो स्टडी है वो होती है हमारी जेनेटिक्स के अंदर। तो ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। क्या होता है वेरिएशन? द वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस इन डीएनए अमंग द इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एक ही पेड़ पर 2 आम हैं, लेकिन दोनों ही आम अलग अलग साइज के, शेप के, ठीक है, कलर भी डिफरेंस हो, ठीक है ना, वैसा। यानी कि एक ही माँ बाप के, पेरेंट्स के 2 बच्चे हों जिनका कलर अलग अलग हो और हाइट डिफरेंट हो, आईज का कलर डिफरेंस हो सकता है। तो स्पीसीज सेम है लेकिन फिर भी वेरिएशन है। जेनेटिक लेवल पर क्या है, उनमें वेरिएशन है, डिफरेंस। तो वो जो डीएनए लेवल पर द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन अमंग द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, सब होमोसेपियंस है लेकिन सब अलग अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। तो ये जो वेरिएशन है इसी को बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी ऑल्सो द कॉल द इनहेरिटेंस, यानी आनुवंशिकता। द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन द ट्रेट। ट्रेट का मतलब है वो जीन जो एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है वो इंफॉर्मेशन या वो करेक्टर, उसको बोल रहे हैं ट्रेट, ठीक है। द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो ट्रेट या वो करेक्टर एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग को जो जा रहा है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। द आइदर, जैसे कहते हैं ना कि इसके तो खानदानी चला आ रहा है, तो वो जो खानदान में जो चला आ रहा है, वो जो खानदान में चलने वाला जो करेक्टर है, ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो खानदानी जो चली आ रही है वही ट्रेट है यहाँ पर। आइदर द थ्रू द asexual reproduction or sexual reproduction the offspring cells the organism acquired the genetic information of their parent। चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो asexual रिप्रोडक्शन हो, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेट है, वो अपने पेरेंट से नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं उनमें वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हेरिडिटी। और जेनेटिक वेरिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कि उसका कुछ रोल है एक्चुअल में? बिल्कुल है। जेनेटिक वेरिएशन से का रोल क्या है कि वो द वेरिएशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन है उसकी फाउंडेशन ही वेरिएशन की वजह से। आज जो हम देखते हैं इतना जो वेरिएशन की वजह से, अगर वेरिएशन ना होता तो शुरुआती टाइम में जब लाइफ का जब ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी पर, तो ओरिजिन के टाइम पर सब एक जैसे ही होते हैं। यानी कि अगर मान लो ब्रायोफाटा का एक दौर था, तो अगर ब्रायोफाटा अगर प्लांट होते तो सिर्फ ब्रायोफाटा ही ब्रायोफाटा, या जैसे कोई छोटा जीव होता जैसे अमीबा था, तो अमीबा ही रहता, सिर्फ अमीबा ही रहते और कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो जेनेटिक वेरिएशन आया है उसका फायदा ये है कि आज जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव जंतु और लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उसका कारण ही है वेरिएशन, और वो वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन हुआ। यानी कि हर एक इंफॉर्मेशन, यानी कि इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जो वेरिएशन है वो क्या बनाती है, सर्वाइवल की स्थिति को भी बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? कि मान लो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमें कोई इन्फेक्शन लगा और उसमें बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया और उस बैक्टीरिया के लिए हमने एंटीबायोटिक खाई, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक खाने की वजह से बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया बच गए और वो हो गए रेसिस्ट, तो जब वो नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक, सेम एंटीबायोटिक अगर खाएंगे तो वो उन पर काम ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब सेम स्पीसीज और उन्हीं के जो नेक्स्ट जनरेशन में आ रही थी उसमें जो बैक्टीरिया बन रहे थे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए भी, ठीक है, उसमें भी, लेकिन उनमें जो टॉलरेंस है किसकी, एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करने की, हीट की टॉलरेंस करने की वो क्षमता बढ़ गई। तो इससे उनके जो लाइफ में एग्जिस्टेंस रहने की जो क्षमता थी, ठीक है,
जो सर्वाइवल था उनका वो बढ़ गया। और नेचर में जो सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए ये वेरिएशन जरूरी होता है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो उनकी पूरा हैबिटाट है वो किस तरीके का होगा, वी नो दैट, ठीक है। हम नहीं जानने के आगे किस तरीके का माहौल रहेगा, लेकिन उस माहौल में किस तरीके से सर्वाइव किया जाएगा ये जेनेटिक वेरिएशन से बहुत अच्छा रहता है। कि जेनेटिक वेरिएशन अगर ना हो तो नेक्स्ट जनरेशन उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगी, ठीक है। तो वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हर बार एक न्यू जनरेशन और एक नए इंफॉर्मेशन के साथ और नए कैरेक्टर्स के साथ जब आता है तो उसमें कुछ एडवांस फीचर रहते हैं। तो अल्टीमेटली द ग्रेट डाइवर्सिटी डेवलप द स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, तो उनमें ग्रेट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। और फाउंडेशन तो है ही है इवोल्यूशन की, ठीक है। कितने टाइप का होता है वेरिएशन? वेरिएशन दो तरह का हो सकता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन का मतलब है कि अगर मान लो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और मैंने बॉडी बिल्ड कर ली और काफी ज्यादा मस्कुलर बॉडी बना ली, ठीक है, या कोई और चीज, जैसे मैं गाता अच्छा हूं तो मेरा गला बहुत अच्छा हो गया, तो उसकी जो मेरी सेल्स हैं गले की वो काफी अच्छा रियाज करने की वजह से डेवलप हो जाए। या मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ जिससे मेरी जो सोमेटिक यानी कि अभी की जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, या जैसे मैं ज्यादा टेम्परेचर जो है मैं झेल सके मेरी बॉडी, इस तरीके की मैंने प्रैक्टिस की, या मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो बॉडी में, तो मेरी जो सेल्स हैं या मेरी जो बॉडी है, ठीक है ना, उसमें एक मैंने एज प्राप्त की, यानी कि एक स्पेसिफिक करेक्टर पैदा कर लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में जो नहीं कर सकता। लेकिन वो करेक्टर मेरी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेरे मरने के साथ खत्म हो जाएगा वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहे? अगर वो वेरिएशन जो कि मेरे स्पेसिफिक, यानी कि मेरे पिताजी में वो करेक्टर नहीं था, यानी कि उनकी वो चीज नहीं थी और ना ही उनके पास वो, जैसे मान लो मैंने बॉडी बनाई तो वो बॉडी मेरे पास है, लेकिन वो बॉडी का जो, या मैं जो गाने में मैं अगर बेहतर हूँ तो मेरा गले का जो वोकल जो एपिथेलियल सेल्स है वो डेवलप हो गई, काफी अच्छी उनकी शेप वगैरह हो गई और वोकल कॉर्ड काफी ज्यादा रिवाइव हो, मतलब काफी ज्यादा सधा हुआ और अच्छा है। लेकिन वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें नहीं जा रही वो इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक लेवल पर नहीं जा रही, क्योंकि उसकी जो अफेक्ट है वो जर्म सेल्स पे नहीं आ रहा है। ये अफेक्ट किस पे रहता है? सिर्फ सोमेटिक सेल्स, जो बॉडी की सेल्स रहती है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर लिखा है नाइदर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स और नॉट ट्रांसमिटेड द नेक्स्ट जनरेशन। जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए। इस कॉल्ड द एक्वायर्ड वेरिएशन, यानी कि इसको एक्वायर्ड किया जाता है वेरिएशन को, डिफरेंट का बनाया जाता है, यानी कि अपने आप को डिफरेंट करना फॉर द सर्वाइवल। वेरिएशन हमेशा सर्वाइवल के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। और जेनेटिक वेरिएशन की अगर बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन है कि जो जर्म सेल में आए और ऐसा बदलाव जो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन भी होगा, ठीक है। द रॉ मटेरियल ऑफ द इवोल्यूशन, ये रॉ मटेरियल इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन का। द सम जनरल टर्मिनोलॉजीज, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारे जेनेटिक्स में, उनके बारे में हम जान लेते हैं। कि जैसे कि जीन क्या होता है? इट इज द हेरिडिटरी यूनिट, ठीक है, आनुवंशिकता की यूनिट है, विच द कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि जीन एक आनुवंशिकता की यूनिट है, जेनेटिक्स की यूनिट है, इनहेरिटेंस की यूनिट है, और ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है, फंक्शनल सेगमेंट होता है। एलील्स क्या होता है? एलील्स द टर्म द रेफर ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द जेनेटिक्स पेयर और अल्टरनेट द ट्रेट द जीन पेयर, यानी कि सेम ट्रेट दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद हैं, सेम लोकेशन पर हैं, उनको आपस में बोलेंगे एलील। यानी कि एक, इसको ऐसे समझिए, दो क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ये मैटरनल है और ये पैटर्नल, यानी कि ये फादर से आया है और ये मदर। तो इसके में अगर ये आईज का कलर, ठीक है ना, ब्लैक आईज है मदर की, ठीक है, और यहाँ पर सेम लोकेशन पे सेम क्रोमोसोम नंबर मान लो ये 7 हो, ठीक है, 7 क्रोमोसोम नंबर है, और इसके यहाँ पर इस लोकेशन पर ब्लैक कलर की आईज के लिए और यहाँ पर ब्राउन कलर की आईज के लिए, ठीक है, ब्राउन कलर की आईज के लिए करेक्टर है, यानी कि ट्रेट है। तो इनको आपस में बोलेंगे एलील्स। एलील्स द ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जेनेटिक पेयर अल्टरनेटिव ट्रेट्स द जीन पेयर। जो जीन पेयर है उसको क्या बोलना है यहाँ पर? एलील। और जी ये जो करेक्टर्स है, ठीक है ना, ये किसमें मिलेंगे? ऑफस्प्रिंग में, किसी भी ऑफस्प्रिंग में ये करेक्टर है, यानी कि ब्राउन कलर के भी ट्रेट है उसके पास और ब्लैक कलर की ट्रेट है, लेकिन सो कंसीडर, यानी कि उसकी आंखें ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, इससे मतलब नहीं, उसकी जो डोमिनेंट होगा वैसे कलर की आईज होंगी, लेकिन दोनों तरह का जो करेक्टर्स है, यानी कि दोनों तरह का जो ट्रेट है वो मौजूद है उसके डीएनए में, ठीक है।
वो भी क्रोमोसोम नंबर 7 पर। यहाँ पर इस बात से ये मतलब, ठीक है। होमोजाइगस ट्रेट और हेट्रोजाइगस ट्रेट उसको भी समझ लो। दे हैव द सिमिलर एलीज द स्पेसिफिक ट्रेट, यानी कि दोनों में अगर मान लो यहाँ पर ब्राउन ना होकर ये कैसा हो, यहाँ पर भी ब्लैक हो, ठीक है, यानी कि दोनों जगह पर सेम ब्लैक ही ब्लैक ट्रेट हो, यानी कि ऐसे एलीज जो कि जिनका दोनों सेम हो, ठीक है, ऐसे ट्रेट जो कि सेम हो तो उनको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ट्रेट। लेकिन अगर एक ब्लैक एक ब्राउन है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस ट्रेट। द similar alleles from the specific trait, they are the produced type of the gametes, ठीक है। जब gametes बनेंगे, अब जब ये मान लो ऑप्शनिंग है, जब ये इसके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स के जब फॉर्मेशन होगा तो एक में जाएगा ब्राउन वाली ट्रेट जाएगी और एक में जो है ब्लैक वाली ट्रेट जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर हेट्रोजाइगस है तो, और होमोजाइगस है तो यहाँ पर भी ब्लैक जाएगा और यहाँ पर भी ब्लैक जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होती है जो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करती है, यानी कि जो अपना करेक्टर है या जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो शो हो उस इंडिविजुअल में। द ट्रेट द अपीयर द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि पहली जनरेशन में ही शो हो जाए, ठीक है, या किसी भी जनरेशन में हो और उसको ओवरकम करके शो हो रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट ही कहलाता है। द रिसेसिव ट्रेट कौन सी होती है, द ट्रेट विच डज नॉट अपीयर द जनरेशन F1 जनरेशन इज द कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, यानी कि F1 जनरेशन में दो तरह की, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अभी जो एग्जांपल था कि एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये आया मैटरनल और ये आया पैटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक आइज के लिए, ये ब्राउन आइज के लिए मैटरनल की तरफ से, और ये ब्लैक आइज के लिए ये करेक्टर आया, ये ट्रेट आई, हेट्रोजाइगस ट्रेट आई। किसी एक इंडिविजुअल में ये दोनों ट्रेट्स मौजूद है 7th नंबर क्रोमोसोम में। अब यहाँ पर जो आइज का कलर है इंडिविजुअल का, जो बच्चे था उसका जो कलर था, उसके कलर जो आइज का कलर है वो मान लो ब्राउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गई, ये तुम्हारी डोमिनेंट ट्रेट हो गई, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर नहीं शो हो पाया ये आपकी रिसेसिव हो गई ऑटोमेटिक। तो ये हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब है कि जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशंस होता है, ठीक है, उसको जीनोटाइप, या जेनेटिक लेवल पर जो डिफरेंस है, ठीक है, दो इंडिविजुअल मतलब सेम इंडिविजुअल में जो जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है स्पीसीज में, वो आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। और जो फिजिकल लेवल पर डिफरेंस दिखाई देता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप करेक्टर, जिसको देख कर पहचाना जा सके, जैसे हाइट, कलर, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें। एक्सप्रेस द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि किसी भी ट्रेट का फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रहा हो, जैसे आइज का कलर दिखाई दे रहा है, फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी आइज की कलर ब्लैक है, इसकी ब्राउन है, तो दो ही बच्चे, मतलब किसी पेरेंट्स के दो बच्चे, दोनों लड़के हों और एक की ब्लैक आइज हो और एक की ब्राउन आइज हो, यानी कि एक में दोनों में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइपिकल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और जीनोटाइपिकल डिफरेंस में क्या रहेगा कि जेनेटिक लेवल पर जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि उनको पता नहीं चलेगा, जैसे कि ब्लैक आइज हैं, दो बच्चे हैं, उनमें एक दोनों की ही मान लो ब्लैक आइज है, लेकिन मदर की ब्राउन आइज थी, तो जो ब्लैक आइज जो शो हो रही है उसमें जो ब्राउन आइज वाली जो कलर है वो तो शो ही नहीं हो रही, लेकिन उनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो उनकी बॉडी के अंदर है, यानी कि जीनोटिपिकली अगर देखा जाए तो उनमें वो ट्रेट तो है लेकिन वो शो नहीं हो रहा रिसेसिव होने की वजह से। लेकिन जब उनके बच्चे, अगर मान लो जो लड़के हैं उनकी जब शादी होगी और उनको जब ब्राउन कलर वाली अगर लड़की से शादी होगी तो वो जो ब्राउन कलर वाला जो ट्रेट है और वहां से भी ब्राउन मिलेगा, तब अगर जो उनके बच्चे होंगे तो हो सकता है वो ब्राउन कलर के आइज के पैदा हो। तो इस तरीके का जो ट्रेट, जो जेनेटिक जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप पर डिफरेंस हो लेकिन फिजिकली अपीयरेंस नहीं हो रही, तो वो जीनोटाइपिकल डिफरेंस रहता है या ट्रेट्स रहती है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब है एक लंबा और एक छोटा आदमी, या जैसे प्लांट्स में ले लें, एक लंबा प्लांट एक छोटा प्लांट, या एक ग्रीन जैसे मटर के दाने पर, जैसे जो स्पेसिफिकली अगर मटर के दाने से अगर समझाएं आप लोगों को, तो एक रिंकल कलर की मटर और एक जो राउंड कलर की, या एक येलो कलर की मटर, एक ग्रीन कलर की मटर, तो इनका जो मेन स्पेसिफिक करेक्टर, यानी एक करेक्टर के साथ हम उनको क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। जब उनको क्रॉस करा रहे हैं किसी एक करेक्टर को मेन उसमें स्ट्रीम में रख के, बाकी के करेक्टर्स भी उसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो वहां बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड में क्या रहेगा, दो करेक्टर के साथ जब क्रॉस कराया जाए, कि हमने देखा कि राउंड
और मतलब राउंड और टॉल, ये हमने लिया। और एक तरफ लिया येलो और रिंकल्ड, जिन दो का हमने यानी कि दो करेक्टर के साथ वाली जो मटर्स थी उनको हमने क्रॉस कराया इस तरीके से। और ट्राई हाइब्रिड में 3 करेक्टर के साथ हम जब क्रॉस कराते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराता है। क्रॉस का मतलब है कि मेल और फीमेल का जो है क्रॉस कराना, यानी कि उनसे ऑफस्प्रिंग पैदा कराना, ठीक है। यानी कि उनके जैसे एक प्लांट लिया, उनका जो स्टिग्मा लिया यानी कि उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव, उनका फर्टिलाइजेशन कराया और उनसे जो नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं, उनके जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं उनको क्रॉस कराना, यानी कि आपस में क्रॉस करा के नए बच्चे पैदा करना, सीधे सीधे, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस F1 जनरेशन का, यानी कि जो मान लो हमने 2 करेक्टर लिए राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, और एक लिया हमने रिंकल और येलो। अब ये 2 करेक्टर वाले हमने इनके बीच में कराया क्रॉस। जब क्रॉस कराने पर जो राउंड ग्रीन करके जो फर्स्ट जनरेशन आएगी F1 जनरेशन, उस F1 जनरेशन को एनी ऑफ द पेरेंट्स इज द नोन एज द बैक क्रॉस, यानी कि इनके जो करेक्टर्स थे किस तरीके से थे? रिंकल के लिए यहाँ पर स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है, और जो कि प्योर येलो और प्योर रिंकल, ठीक है ना, और यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y, ये ग्रीन के लिए, ग्रीन कलर के लिए। तो ये जो करेक्टर्स हैं इसका F1 जनरेशन का अपने पेरेंट्स के किसी भी एक करेक्टर के साथ क्या कराना? क्रॉस कराना। अगर हमने ऐसे क्रॉस कराया तो बैक क्रॉस हो, ठीक है। ये जैसे सेकंड जनरेशन आ गया, F2 जनरेशन है, ठीक है, उस F2 जनरेशन का F1 जनरेशन के किसी एक करेक्टर के साथ अगर तब भी ये बैक क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा, यानी कि अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन के साथ उसको क्रॉस कराना, तो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या कहलाता है? द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन एंड द रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कराने के लिए जो हमने करेक्टर लिए थे उसमें जो पेरेंट्स जो रिसेसिव वाले थे, ठीक है ना, जी डोमिनेंट, जो कैपिटल बनाए थे वो डोमिनेंट थे और जो स्मॉल वाले थे वो रिसेसिव जीन थे। तो F1 जनरेशन का रिसेसिव वाले पेरेंट्स के साथ क्या कराना? क्रॉस कराना, ये कहलाता है हमारा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और एमल्सिफिकेशन कहलाता है द रिमूवल ऑफ अनदर फ्रॉम द फ्लावर फ्रॉम द क्रॉस द पॉलिनेशन, यानी कि जो हम क्रॉस करा रहे हैं, जब क्रॉस कराते समय जो पोलन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ही हटा दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था जेनेटिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जीन के बारे में, डीएनए के बारे में और उनके डीएनए के स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सब सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको पूछना है, और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है हम वो भी कराएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Come now, rise now, feel the fire in your soul. Move now, free now, let the rhythm make you whole.